वेलकम स्टूडेंट्स। आज के विषय में हम पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण भाषा के विविध रूप। अर्थात संसार में इतनी भाषाएं हैं कि इनकी गिनती करना कठिन है, क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अकेला हो, चाहे वह ग्रुप समूह में हो, चाहे वह एक विशेषज्ञ हो, सभी किसी न किसी रूप में भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषाओं का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात भाषा वह जननी है जो कि आपस में विचारों का आदान प्रदान करती है और एक दूसरे को समझने का प्रयास करती है। काल भेद, स्थान भेद, देश भेद आदि के आधार पर भाषा के विविध रूप होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस जगह पर रहता है, जिस देश में रहता है, या वो जिस भी समय में पैदा हुआ है, वह उसी के अनुरूप अपनी भाषा का प्रयोग करता है और उच्चारण करता है। तो आइए देखते हैं भाषा विज्ञानियों ने भाषा की अनेक रूपता में किन किन आधारों को माना है। तो इन आधारों में पहला आधार है इतिहास के आधार पर, दूसरा है भूगोल के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है निर्माणकर्ता के आधार पर। तो सबसे पहले हम इतिहास के आधार पर देखते हैं कि भाषा सर्वप्रथम कौन कौन सी भाषा थी और फिर धीरे धीरे भाषाओं ने कौन सा रूप ग्रहण किया। तो इतिहास के आधार पर देखते हैं तो सर्वप्रथम वैदिक संस्कृत थी। अर्थात वेदों के अंतर्गत जिस भाषा का प्रयोग किया गया वह संस्कृत भाषा थी, तो वो वैदिक संस्कृत के नाम से विख्यात हुई। वैदिक संस्कृत के पश्चात साहित्यिक संस्कृत का आविर्भाव हुआ। अर्थात जो संस्कृत भाषा थी उसको साहित्य में प्रयोग किया जाने लगा। अर्थात उससे अनेकों ऐसे काव्य, महाकाव्य लिखे गए जो कि साहित्यिक रूप में संस्कृत भाषा उसके अंतर्गत समाहित हुई। साहित्यिक संस्कृत के पश्चात पाली भाषा का आविर्भाव हुआ। पाली के पश्चात प्राकृत और उससे अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। अर्थात अपभ्रंश भाषा मतलब मिली जुली भाषा। इसके अलावा जो प्राकृत और अपभ्रंश है उसके पश्चात आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। अर्थात भाषाओं का धीरे धीरे किसी न किसी रूप में, अर्थात कालक्रम के रूप में, किसी न किसी रूप में भाषा अपना आविर्भाव या जन्म लेती रही और उनका विकास होता गया। दूसरा है स्थान भेद के अनुसार, अर्थात भूगोल के आधार पर या किसी स्थान विशेष के आधार पर भाषा ने अलग अलग रूप लिए और उसी आधार पर प्रचलित होती गई। इसके आधार पर जैसे कि भाषा के रूप में अलग अलग रूप हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बंगाल में बंगला, उत्तर प्रदेश में हिंदी, उड़ीसा में उड़िया, राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी आदि। अर्थात जो भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर भाषा ने अलग अलग अपना रूप लिया और उस आधार पर ही अपना कार्य किया। तीसरा है प्रयोग के आधार पर, अर्थात प्रयोग के आधार पर जिस प्रकार से व्यक्ति अपने प्रयोग में जिस भाषा का प्रयोग करता गया उसी आधार पर उस भाषा का आविर्भाव होता गया। प्रयोग करने वाले कौन हैं, किस सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि से समृद्ध हैं, उसी के अनुरूप भाषा का रूप हो जाता है। उदाहरण के लिए साहित्यिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा,
शुद्ध भाषा, अशुद्ध भाषा, ग्रामीण बोली, राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इस आधार पर, प्रयोग के आधार पर भाषाओं का अलग अलग रूप माना जाता है। प्रयोग के निम्न 3 आधार हैं जिन आधारों पर भाषा में अनेक रूपता पैदा होती है। पहला है प्रयोग का क्षेत्र, अर्थात जिस क्षेत्र विशेष में जो भाषा प्रयोग की जाती है वह ही वहाँ पे एक प्रचलित भाषा हो जाती है। दूसरी है संगत या असंगत भाषा, अर्थात कोई भी भाषा किस रूप में उसको माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा, उस आधार पर ही भाषा अपना रूप ग्रहण कर लेती है। तीसरा है प्रचलित भाषा, अर्थात जीवित भाषा या मृत भाषा। जो प्रचलित भाषा है वो चलती रहती है और जिस भाषा को हम बोलना बंद कर देते हैं वह मृत भाषा का रूप ले लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्रामीण बोली को छोड़कर हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाने लगा है। धीरे धीरे वो अपनी बोली से दूर होते जा रहे हैं, तो अर्थात वह मृत भाषा के रूप में मानी जाती है। चौथा है कि निर्माणकर्ता के आधार पर भाषा का रूप। इस आधार पर भी भाषा के विविध रूप होते हैं, क्योंकि भाषा का निर्माण करने वाला कौन है, उसका सामाजिक सांस्कृतिक स्तर क्या है। जिस भाषा का निर्माण किसी समाज या समुदाय द्वारा होता है, उस भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, वह भाषा परंपरागत रूप से प्रचलित होती है। इसके विपरीत उसे कृत्रिम भाषा या बोली का स्थान मिलता है। जिस भाषा का संबंध व्यक्ति या छोटे से वर्ग समूह से होता है, वह भाषा पूर्ण रूप से निर्माणकर्ताओं के आधार पर ही प्रचलित की जाती है। तो अब आइए देखते हैं भाषा की अनेक रूपता को संक्षेप में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत बताया जा सकता है। पहला है, इसमें नंबर 1 है मूल भाषा, अर्थात ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर विश्व की प्रत्येक भाषा का आधार कोई न कोई मूल भाषा मानी गई है। उदाहरण के लिए जैसे इंडो यूरोपियन तथा भारतीय भारोपीय मूल भाषा, इसका आधार यह माना गया है कि भारत और यूरोप के व्यक्ति मूल रूप से किसी एक स्थान पर रहते थे। धीरे धीरे भौगोलिक या आर्थिक आदि कारणों से इधर उधर बिखरने के कारण उनकी मूल भाषा में विस्तार के साथ ही अनेक रूप आए। एक और इसका भारतीय संस्कृत वाला रूप प्रकट हुआ, दूसरी ओर ग्रीक और लैटिन से संबद्ध पाश्चात्य रूप सामने आया, जिसमें कि अंग्रेजी भी शामिल है। दूसरा है भाषा का रूप आदर्श भाषा, अर्थात यह भाषा का एक आदर्श रूप है जो कि साहित्यिक रचनाएं इसी में होती हैं। शासन व शिक्षित वर्ग में इसी भाषा का प्रयोग होता है। यह भाषा व्याकरण की दृष्टि से परिष्कृत होती है। संस्कृत, हिंदी भारत की आर्य भाषाएं हैं। आदर्श भाषा के प्रादेशिक रूप भी विभिन्न हो जाते हैं। इसके मौखिक और 2 लिखित रूप होते हैं। तीसरा है विभाषा, अर्थात आदर्श भाषा के अंतर्गत विभाषाएं होती है। विभाषा स्थान भेद के अनुसार होती है, जैसे पहाड़ी, बंगाली, मराठी आदि। यद्यपि भिन्न भिन्न स्थानों के शिक्षित मनुष्यों की भाषा में विशेष अंतर नहीं होता और उनके स्वर में कुछ भेद अवश्य होते हैं, यह स्थानीय भेद अशिक्षितों की बोली में और भी अधिक स्पष्ट होता है। स्थान भेद से भाषा एकदम परिवर्तित नहीं हो जाती, बल्कि जो जो स्थान भेद बढ़ता जाता है, त्यों भाषा भेद भी अधिक होता जाता है। हिंदी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी आदि किसी 2 भाषाओं का सीमा पर बोले जाने वाली भाषा के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है। चौथा है कूट भाषा। कूट भाषा में कुछ विशेष शब्दों का विशेष अर्थ होता है।
जो उन संकेतों का अर्थ जानता है वह ही उसका अर्थ समझ सकता है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग राजनीतिक, विद्रोही, क्रांतिकारी आदि के द्वारा पूर्ण रूप से किया जाता है। इसके साथ ही इस तरीके की भाषा का प्रयोग चोर, डाकू, आतंकवादी भी खूब करते हैं। कूट भाषा के देखिए निम्न उदाहरण है, उसके आधार पर कूट भाषा का अर्थ और भी स्पष्ट हो जाएगा। प्रयुक्त जैसे कूट भाषा में है, जैसे कहने में ये आता है गर्मी बढ़ रही है, तो गर्मी बढ़ रही है मतलब एक तो तेज़ गर्मी लगेगी, दूसरा है कूट भाषा में इसका अर्थ है आंदोलन तेज हो रहा है। फिर ये है कि प्रयुक्त कूट भाषा स्वागत करना, इसमें स्वागत का मतलब किसी का हर्षोल्लास से उसको आदर देना, सत्कार करना ये माना जाता है, परंतु यह कूट भाषा में इसका अर्थ है पिटाई करना, अमर कर दो अर्थात मार डालो। इसके बाद आती है बोली। जो बोली अर्थात जो भाषाएं प्रांतीय स्तर पर स्वीकृत न होकर मंडलीय स्तर पर स्वीकृत रहती है उन्हें बोली की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे हिंदी की बोलियां ब्रज, अवधी, कुमायूनी, बुंदेली, भोजपुरी, राजस्थानी आदि। इसी के साथ है अपभाषा अर्थात अशिष्ट, असभ्य और अपरिष्कृत भाषा को अपभाषा कहते हैं। इसमें व्याकरण के नियमों की उपेक्षा, अपरिष्कृत वाक्य रचना, अशिष्ट शब्द प्रयोग व अशिष्ट मुहावरों का प्रयोग पाया जाता है। कुछ उदाहरण निम्न है, जैसे अरे, अबे आदि संबोधन, मारकर, भूस भरना, मक्खनबाजी करना आदि। नेक्स्ट है विशिष्ट भाषा अर्थात विभिन्न व्यवसायों के आधार पर भाषा के विविध रूप समाज में दिखाई देते हैं। किसान, मजदूर, लोहार, दर्जी, अध्यापक, वकील, धर्मगुरु, चिकित्सक आदि अपने व्यवसाय के अनुसार अलग अलग शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न विषयों की अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान आदि आदि। नेक्स्ट है कृत्रिम भाषा अर्थात यह भाषा परंपरागत नहीं होती, यह भाषा सुबोधता और सुगमता को ध्यान में रखकर निर्मित की जाती है। इस तरीके की 1 दर्जन से अधिक भाषाएं विश्व में प्रचलित हैं, जैसे ऑक्सीडेंटल, नोवियल आदि। इसके साथ ही आज हमने भाषा के विविध रूप पढ़े अर्थात भाषा कभी भी भाषा के अनेकों रूप होते हैं, क्योंकि भाषा भाव जगत और चिंतन जगत दोनों में ही इस अलग अलग रूप में पाई जाती है। इसके अंतर्गत कभी भाषा क्लिष्ट होती है, कभी सरल होती है, कभी कोमल होती है, तो कभी कठोर होती है, और कभी भावात्मक तो कभी वैज्ञानिक। मेरा कहना यही है कि सभी परिस्थितियों में भाषा ने अपनी क्षमता को सिद्ध किया है, और इसी आधार पर भाषा ने अपना अलग अलग रूप लिया है, और अलग अलग रूप के आधार पर ही भाषा का आविर्भाव हुआ है। तो ठीक है छात्रों, आज हमने पढ़ा भाषा के विविध रूप। थैंक यू।